स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। आज की महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल। ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे हर टॉपिक महत्वपूर्ण है और ये मान के चलें जो काल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा वाक्य किस काल में है। आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ही आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो है ही हम लोगों को। आसान टॉपिक को भी पढ़ना है और उन कठिन पहलुओं को भी जानना है, समझना जरा। पहली बात तो हम जहाँ इस बात को समझ रहे हैं, जहाँ इस बात को जानना चाह रहे हैं, पहले तो ये जान ले कि ये शब्द आया कहाँ से, हिंदी व्याकरण में इसका उपयोग कहाँ से होने लगा, क्या ज़रूरत पड़ी इसे शामिल करने की। तो समझना, एक बात है शब्द परिवर्तन। अगर आपको शब्द परिवर्तन करना है, तो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ हैं। शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ हैं, जिसमें एक है काल, एक है कारक, और एक है लिंग, और एक है वचन। अब आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। लगे हाथ आपको 2 क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि शब्द परिवर्तन की इकाई कितनी है, 4। दूसरा जवाब ये मिला कि आने वाले समय में हमें क्रमबद्ध तरीके से इनके बारे में पढ़ना है ना। अब जब हम अगला वीडियो कारक का डालेंगे तो आपको बड़े विश्वास के साथ ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं होगा कि अच्छा आप शब्द परिवर्तन की इकाई में से शामिल हैं, इसलिए हमारे पास हमारे टॉपिक में जुड़े हुए हैं। तो काल पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 4 हो गया। यानी ये 4 इकाइयाँ किसकी है, परिवर्तन की। लगे हाथ यह भी जान लो कि शब्द निर्माण की भी 4 इकाइयाँ हैं। शब्द निर्माण की भी इकाई अगर पूछा जाए तो भी वह भी 4 हैं, लेकिन उसमें फिर इस तरीके से मामला होगा, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि समास। यानी अब आपको समझ आ ही रहा होगा कि आगे आने वाले ग्राफ कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। आगे आने वाली क्लासें कुछ इस माध्यम से चलने वाली हैं। हम काल पे पहुँचे हैं, काल, कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सब पर हमारी चर्चा होगी। अभी तो हम शब्द परिवर्तन की इकाइयों को पढ़ेंगे, फिर शब्द निर्माण की इकाइयों को पढ़ेंगे। अभी हम काल के संबंधित और भी चीज़ों को जानेंगे। काल यहीं समाप्त नहीं होगा, काल का एक अपना पक्ष होता है, एक पक्ष की टॉपिक आएगी, एक वृत्त होता है उसकी टॉपिक आएगी, एक वाच्य होता है इसकी टॉपिक आएगी। तब कहीं हम कारक की बात करेंगे, लिंग की बात करेंगे, वचन की बात करेंगे। तो ये बात आप समझ गए, मैंने इसलिए इसको निरूपण किया कि जिससे आप जान पाओ कि ये ज़रूरत क्या है इसको जानने की। अब जरा दूसरी बात समझना, काल कहने से आपके दिमाग में एक भावना आती होगी कि सर ये तो समय है, सर ये तो समय है। जी बिल्कुल समय है। समय एक भौतिक इकाई, अंतर देखना, दोनों में अंतर है। कभी भी काल को समय नहीं कहना, समय को काल नहीं कहना। हाँ, समय के बहुत बड़े हिस्से को काल कह दिया जाएगा। समय के बहुत बड़े हिस्से को क्या कह दिया जाएगा, काल। समय एक भौतिक इकाई है जिसके माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज का दिन कब तक चलने वाला है ना, ये समय है। और काल का मतलब ये होता है कि कल हमने क्या किया था और परसों हम क्या करने वाले हैं, ये है काल। काल का मतलब एक विस्तृत समय का आंकड़ा, और समय एक भौतिक इकाई, इस बात को आप जान सकते हैं अब। यानी बहुत ज़्यादा समय मिलकर के क्या बना देगा, काल बना देगा। समय एक भौतिक इकाई है और काल एक व्याकरणिक इकाई है, व्याकरणिक इकाई है। अब मैं इसकी पृष्ठभूमि बना चुका हूँ और विश्वास कर रहा हूँ कि आप इस बात को भलीभांति जान चुके हैं। तो हम लोग जहाँ पढ़ने वाले हैं शब्द परिवर्तन की इकाइयों के बारे में, जहाँ पढ़ने वाले थे शब्द निर्माण की इकाइयों के बारे में, ये चीज़ हमने आपके सामने उल्लेखित कर रखा है। और अब समझना, काल के प्रकार जब पूछा जाए तो कितने होंगे, काल 3 प्रकार का होता है। संभवतः आपकी उस बेसिक लाइन को टच करना चाहता हूँ। संभवतः पहला हिस्सा मैं आपको ये बता ही देना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं कि सर ये बहुत आसान है, आसान तो है। पहला तो है और अगर था और अगर गा, ऐसा लगा मिलता है तो हमारा दिमाग यही कहता है कि अगर कोई सहायक क्रिया इस रूप में मिल जाए, इसे सहायक क्रिया, देखो क्रिया वाले पार्ट में हमने बोला है, क्रिया वाले पार्ट में हमने ये बात आपसे बोली है सहायक क्रिया है, था सहायक क्रिया है, गा सहायक क्रिया है, जो किसी वाक्य के काल का निर्धारण कर देगा वो क्या कहलाएगा, सहायक क्रिया कहलाएगा।
क्लियर है ना। तो एक तरीका ये तो समझ लेना कि हम सहायक क्रिया का ही महत्वपूर्ण पहलू पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सहायक क्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या पढ़ रहे हैं? काल, जो शब्द परिवर्तन की इकाई में शामिल है ना। तो हमारे टॉपिक से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? कितने अच्छे ढंग से इसे आपने जोड़ने का प्रयास किया कि सहायक क्रिया का ही हिस्सा है काल, शब्द परिवर्तन की इकाई है काल, काल एक व्याकरणिक इकाई है जबकि समय एक भौतिक इकाई है। कुछ ये ग्राफ जो हमने आपके सामने रखा है, इससे आपको पता चलेगा था है तो भूतकाल, था है तो भूतकाल, है तो भविष्यकाल, है तो भविष्यकाल, सॉरी, है तो वर्तमान काल और गा है तो भविष्यकाल। कुछ ऐसी कोरी कल्पना हमारे जहन में पहले से बनी हुई है कि वो तो बड़ा आसान है, जिसके पीछे गा लगा होगा भविष्य बता देंगे, जिसके पीछे है लगा होगा वर्तमान बता देंगे, जिसके पीछे था लगा होगा भूत बता देंगे। अगर इतना ही आसान होता तो फिर टॉपिक यहीं ख़त्म थी, लेकिन नहीं, लड़ाई अभी बाकी है, विराम नहीं होगा, आराम हराम है, हमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये तो सामान्य पहचान है, अब जरा समझना। है लगा होगा भूत हो सकता है लगा होगा भूत हो सकता है, और है लगा होगा वर्तमान भी हो सकता है। अब आप कहोगे अब मामला टेढ़ा है, इसका मतलब हमें सीखना है। सीखना देखिएगा, पहली बात मैं करूंगा भूतकाल की। भूतकाल यानी बीता हुआ। अगर आप अपने उस मन में जन्मने वाले भूत की बात करें तो भी ये बात सिद्ध हो जाएगी। आपने कभी भूत देखा है क्या? भूत इसमें से किसी ने देखा है? नहीं। अगर देखा होगा तो एक कल्पना है, आईएएस दिव्यकीर्ति सर, जो कि आईएएस की एक बहुत बड़ी संस्थान चलाते हैं, उनके माध्यम से मुझे थोड़ी बहुत एक जानकारी मिली थी कि उन्होंने कहा कि भूत नहीं होते और भूत किसी ने देखा है। उसी कक्षा का कोई स्टूडेंट कह रहे थे कि हमने भूत देखा है, तो सर ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या वेशभूषा था उनका, क्या पहना था उन्होंने। तो उस लड़के ने शायद जवाब दिया कि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। तो सर ने कहा वो भूत नहीं, फिर तो भूतनी रही होगी, आपको बैठ के बात करना था, आराम से बात किए हो तो हो सकता है वो बीड़ी उड़ी पीने के बहाने सड़क पे चली आई हो, बैठ के बात करते। तो ये हमारी कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ होता नहीं है, भूत वगैरह नहीं है। लेकिन आप जिद पे ही आ गए कि नहीं नहीं भूत होते हैं, भूत हैं, तो ये आपकी मानसिकता है, आप ऐसा सोच रहे हैं। मेरे भी हिसाब से वो भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं, वो हमारी महज एक धारणा है, एक परिकल्पना है। लेकिन हम उस भूत की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम उस भूत से तो जुड़ ही नहीं रहे हैं। हमारा भूत कुछ और है। हमारा भूत का मतलब हम बीते हुए बात से बात कर रहे हैं, और सच में भूत वही होते जो बीत चुके होते। अगर आपका वो भूत है वो भी तो बीता हुआ है ना, वो भी तो पीछे वाला होगा, आत्मा भटक रही होगी, वो टहल रहा होगा। ऐसी काल्पनिक धारणाएं हैं। अक्सर जो भूत देखते हैं लोग तो पैंट शर्ट में नहीं देखते हैं, ज़्यादातर भूत साड़ी में ही मिलते हैं, उन्हें भूतनी ही कहते हैं। अब जरा ध्यान दें, तो हम जिस भूतकाल की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, इस समय के आगे बढ़ाएंगे। इसके 6 प्रकार हैं। मजा तो अब आएगा, और मैं आपको अब बिल्कुल डराऊंगा नहीं। पहली बार मैं अपने बनाए हुए ट्रिक का सहारा लूंगा। पहली बार मैं आपको वो देने वाला हूं कि जो इस टॉपिक को बहुत आसान कर देगा। बहुत ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करने वाला हूं, आपका आसान है, केवल ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक भूत होता है सामान्य, मतलब सीधा साधा भूत होगा ये, ठीक है। एक भूत होता है सामान्य। दूसरा भूत है ना आसन्न। आसन्न का मतलब समझ रहे हैं? जिसे कहते नहीं इनके भूत धरे बा, भूत पकड़ लिया है इनको, वो आसन्न वाला है। एक सामान्य होता ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, एक आसन्न होता आपको तुरंत पकड़ ही लेगा। वहां से तुलना करो तो भी आपको समझ में आएगा। सामान्य सीधा साधा, आसन्न का मतलब बैठा हुआ। कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि आसन का मतलब क्या होता है और आसन्न का मतलब क्या होता है, दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन दोनों में अंतर है। आसन का मतलब बैठने का स्थान और आसन्न का मतलब होता है बैठा हुआ, ठीक है। सामान्य हो गया, आसन्न हो गया। तीसरा इसमें आएगा पूर्ण भूत। पूर्ण भूत यानी पूरा भूत है ये। और चौथा है
अपूर्णभूत, अभी अधूरा है, प्रयासरत है, बनने के लिए तैयार हो रहा है। अपूर्णभूत यानी सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, और एक आपका आ जाएगा यानी चौथा नहीं पांचवा, संदिग्ध, संदिग्ध भूत। कोई डाउट यहां तक अब आपको नहीं होना चाहिए, मेरा जहां तक मानना है। जी हाँ, नहीं है मेरे बच्चों को, बिल्कुल डाउट नहीं है ना। सामान्य की बात करता हूं, बहुत ज्यादा डराने धमकाने की जरूरत ही नहीं, एक अभी मैंने छोड़ रखा है, इसको आगे बढ़ा के लिखूंगा। सामान्य का मतलब होता है ऐसा भूत, ऐसा भूत जो सहजता से ये बता जाए कि अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, कुछ समय पहले पूरा हुआ है, एक राजा था, एक रानी थी, है ना। आप समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे वह गया, इसका मतलब ऐसा लगेगा कि अच्छा अभी गया है लेकिन चला गया है, इसका मतलब बीत चुका है वक्त लेकिन अभी हाल में हुआ है, सामान्य हो गया। आसन्न का मतलब, आसन्न का मतलब बीते हुए वक्त में किसी की यथावत स्थिति बता दी जाए, आसन्न है। पूर्ण का मतलब पूरा भूत, था लग जाए, एक राजा था, एक रानी थी, एक ये थे, पूरा है, पूर्ण भूत है। अपूर्ण भूत का मतलब काम जारी रहेगा, कहां, भूतकाल में, वह पढ़ने जा रहा था, मतलब काम चल रहा था लेकिन किस काल में, भूतकाल में, बीते हुए दुनिया की बात कर रहा है कि मेरा दोस्त पढ़ रहा था, मेरे साथ पढ़ रहा था, यानी काम वो कर रहा था, कंटिन्यू वर्क चल रहा था, लेकिन कब की बात कर रहा हूं, पुराने वक्त की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है इन परिभाषाओं से क्या लेना देना हम लोगों को, क्यों अपने इस टॉपिक को टफ बनाए जा रहे हैं हम, क्यों अपने उस कठिनाई के स्तर को उठाए जा रहे हैं हम। सहजता से सीख लें, नम्रता से इसका उत्तर हम आपके पास पहुंचा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर किसी वाक्य के अंत में बड़ा आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए या फिर ए मिल जाए तो आप उसे सामान्य भूत कहिएगा। उदाहरण मैं एक दो लिखने का प्रयास करूंगा और थोड़ी सी अब इस लाइन को हटाने का भी प्रयास कर रहा हूं, जरा ध्यान दें। अब अगर सामान्य है, कुछ इस तरीके का उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं, जैसे वह गया, वह गया, लास्ट में क्या है जरा बताना, कौन सी मात्रा पे इस वाक्य का अंत हो रहा है, बड़ा की मात्रा पे। जैसे वह सो गई, वह सो गई, किस मात्रा पे इस वाक्य का अंत हुआ, बड़ी की मात्रा पर। वे चले गए, किस मात्रा से इस वाक्य का अंत हुआ, एक ही मात्रा से। यानी आपके सामने मैंने इन संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप ऐसे तमाम उदाहरण चाहे जितने बड़े सेंटेंस हो बना करके चेक कर लेना, उत्तर यही होगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ ट्रिक 100% वर्क करती है, इसीलिए मैं इस चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ। क्लियर है बात ना, अन्यथा मैं किसी भी ट्रिक का सहारा कभी नहीं लेता और ना ही मैं उस ट्रिक को आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मेरे द्वारा खुद ही बनाए गए एक नमूने हैं, खुद ही तैयार किए गए एक वो तरीका है कि आप इस माध्यम से सीख सकते हैं। मैंने इसको सीखा है, अपने जहन में इस तरीके से उतारा है, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मेरे चाहने वालों के पास भी ये कुछ उसी तरीके से चला जाए। क्लियर है बात ना। अगली बात देखें तो एग्जाम्पल के साथ आप समझते चलिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप लिखने का प्रयास करिएगा। अगली बात, आसन्न की बात करूं, बहुत ही आसान और भी आसान, इन्हीं के साथ, यानी इन्हीं के साथ ठीक बाद अगर है शब्द आ जाए, देखो मैंने लगा दिया भाई, इसको समझते रहिएगा, ठीक बाद, इसलिए मैंने कहा कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक चलना चाहिए, क्योंकि हर बातें मैं लिखूंगा तो फिर मैं मिटाता ही रहूंगा और आप देखते ही रह जाएंगे ना। अगर इनके ठीक बाद क्या आ जाए, है आ जाए, बस वो आसन्न हो जाएगा। जैसे इसी उदाहरण को भी बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि उदाहरण में चेंज नहीं करना चाह रहा, जिससे आसानी से आप समझ पाए। वह गया है, लीजिए, इसी आ के बाद है आ गया, इसी को फोकस करिएगा। इसी आ के बाद क्या आया है, ऐसा नहीं कि ता के बाद आ जाए है, तो फिर गलत हो जाएगा मामला। आ के बाद है, फिर वह सो गई है, वह सो गई है, आसन्न है, वे चले गए हैं, वे चले गए हैं, आसन्न है। कर रहा हूं ना अलग,
दे रहा हूं ना आसान तरीका आपको, बिल्कुल आसान है, सहजता से आप इसको सीख पाएंगे। इन्हीं के ठीक बाद है आ जाए तो आसन है। एक्स्ट्रा दिमाग मत खर्च करिएगा, ये मत सोच लीजिएगा सर रहा है लिखा है तब वो यही होगा। अरे नहीं भैया, मैं केवल आ ई ए की बात कर रहा हूँ। वो विशेष फैसिलिटीज है, उनको अलग से दिमाग में सहेजना है। ता है तो अलग उत्तर आएगा, रहा है तो अलग उत्तर आएगा। उसमें भले ही आपके अंत में आ मिल रहा है, लेकिन उस सहायक क्रिया पूरी है, सहायक क्रिया का ही खेल है। देखना, जैसे कहीं लिखा है रहा है, अब आपके दिमाग में आया सर इसका भी तो अंत आ से हुआ है और यहाँ भी है, तो अरे ऐसा नहीं सोचना है आपको। ये रहा पूरी सहायक क्रिया है। कहीं लिखा है ता है तो आप ये मत कहना सर इसका अंत आ से हुआ है, नहीं, ता है, ती है, ते है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अभी भी ऐसा करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आपने रटना शुरू किया तो खूब मजा आया है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे, है ना। वो जब दौर था, जब रट रहे थे तो कुछ इसी तरीके से रट रहे थे, तो उसको भूलिए मत, वो सही है, सहजता से आपके सामने आ रहा है। पूर्णभूत की बात करता हूँ, इन्हीं के ठीक बाद, लो कितना मजेदार, एक बात समझो पूरा लेते जाओ। इन्हीं के ठीक बाद था आ जाए, इन्हीं के ठीक बाद था आ जाए, इससे दूर दूर भागना मेरे भैया। रहा था ये नहीं बता रहा हूं मैं, इन्हीं के ठीक बाद था आ जाए तो मामला होगा पूर्णभूत का। एज एग्जाम्पल, वह गया था, वह गया था, वह सो गई थी, एक राजा था, एक रानी थी, एक चोर था, ऐसे करते चले जाएंगे। वे चले गए थे, वे चले गए थे। क्लियर है बात ना, सारे पहलू आप तक पहुंच पा रहे हैं आसानी से, क्लियर है ना। ठीक है, तो क्लियर है तो क्लियर चलने दो। एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे तमाम वाक्य बनाते चले जाओ। इन्हीं के ठीक बाद थे आना चाहिए, इतनी बात जहन में बैठा लीजिए बस। इन्हीं के ठीक बाद है आ जाए आसन्न है, इनके ठीक बाद था आ जाए तो पूर्ण है। अपूर्ण की बात देखो करेंगे आप, इसका अलग दृष्टिकोण है, इसको अलग से याद कर लो। रहा था लिख दिया तो कॉमन बात है, इतना आप समझदार हैं, रहा था, रहे थे, रही थे, इतना कर सकते हैं हम। उतना आप अपने मन से जोड़ लीजिए और ये ट्रिक आप अपने जहन में बनाइए। वह जा रहा था, वह जा रहा था, ठीक, तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे, फिर वह पढ़ रही थी, वह पढ़ रही थी, है ना। डाउट खत्म, कितना आसान है। फिर रहा था आ जाएगा तो अपूर्ण भूत बता दूंगा मैं। संदिग्ध वाला भूत देखो कैसे पहचानोगे। संदिग्ध वाला भूत कुछ इस तरीके से आ जाएगा सामने, इन्हीं को फिर उठा लाना है। यही एक कॉमन चीज बीच में हटा दो, बाकी सबके साथ बेचारा अकेला हल करा रहा है, यही इतना। अब इनके ठीक बाद, इन्हीं के ठीक बाद अगर गा आ गया, जैसे वह, हमेशा ध्यान देना, जैसे लिखा हो वह पढ़ा होगा, वह पढ़ा होगा, पूरा लिख लीजिए नहीं तो गलत कर जाएंगे आप। होगा आ जाए, वह पढ़ा होगा, वह लिखा होगा, लिखा होगा, वह गई होगी। क्लियर है बात ना। यानी इन्हीं के बाद अगर ये मिल जाएगा तो आप तुरंत उसे क्या बता दीजिएगा कि ये संदिग्ध भूत का हिस्सा है ना। तो 5 समझ में आए कि नहीं आए, 5 क्लियर है कि नहीं, 5 क्लियर है। अगर ये पांचों क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम भी थोड़ा सा जगह बनाएं। तो ये मान के चलूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब मैं बात करता हूं, 5 भूत की बात हो चुकी है और 6वां भूत है, उसको जरा देखना। यानी भूतकाल का 6वां प्रकार हेतु, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रकार है एग्जाम में। हेतु, हेतु मदभूत, आज तक जितने सेंटेंस पूछे गए हैं सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा गया है तो यही पूछा गया है, हेतु, हेतु मदभूत। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान है। जब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, यानी एक काम दूसरे कार्य पर निर्भर हो। जैसे अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो सफलता मिलेगी, है ना। जरा ध्यान देना, मैं करेंगे कह रहा हूं, वो कह रहा है यदि आप पढ़े होते, भूत वाली बात करूंगा क्योंकि हेतु, हेतु मद भविष्य करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। यदि आप पढ़े होते तो सफल होते,
यदि आप पढ़ोगे, ये भविष्य में चला जाएगा, यहां भूत की बात कर रहा हूं। यदि आप पढ़े होते, यदि आप पढ़े होते तो सफल हो जाते, तो सफल हो जाते। क्लियर है ना ये चीज? यदि आप पढ़े होते तो सफल हो जाते। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक कार्य दूसरे पर निर्भर है कि नहीं निर्भर है? जैसे वर्षा हो गई होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा हुई नहीं, फसल अच्छी हुई नहीं, है ना ये चीज। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल क्या होती? अच्छी होती। ऐसे तमाम वाक्य आप इससे ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छी होती। यदि आप काम करते तो सफलता मिलती, यदि आप काम करते तो लाभ मिलता, यदि आज अच्छे ढंग से पढ़ते तो पास होते, है कि नहीं? एक क्रियाकलाप दूसरी क्रियाकलाप पे निर्भर है। ध्यान इतना देना है, उसके अंत में गा नहीं आना चाहिए। गा आएगा तो भविष्य में जाएगा, और वहाँ भविष्य में एक लोग बैठे हैं हेतु हेतु मत भविष्य करके, उनके पास ले चलेंगे फिर। क्लियर है बात ना ये चीज़? तो 6 प्रकार मैंने आपको समझा दिया भूतकाल का। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान काल का। वर्तमान काल पूरा ट्रिकी बेस पे दे रहा हूँ, और आराम से इसको 2 बार 1 बार देख करके आप अपने नोटबुक में इसको लिखने का प्रयास करें। नोटबुक में लिखेंगे, फिर आपके मस्तिष्क में अपने आप यथावत स्थान ग्रहण करेगा। आप ध्यान दीजिए, सामान्य आसन्न इसमें भी होगा, सॉरी सामान्य इसमें भी होगा, सामान्य वर्तमान एक होता है, सामान्य वर्तमान, और एक होगा संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, और एक होगा, ये थोड़ा सा अलग कर दूं आपके लिए, आसान हो जाएगा फिर आपको ये जानकारी के लिए। सामान्य के बाद आप लिखिएगा अपूर्ण वर्तमान। ऐसा करने के पीछे हमारा लॉजिक था, और वो आप समझ पाएंगे अभी। और वो है फिर संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, और एक है संभाव्य वर्तमान, और एक है आपका अज्ञार्थ वर्तमान, अज्ञार्थ वर्तमान। यानी इसके भी 5 प्रकार हो गए। फिर उधर 6 पढ़ा, अब 5 पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर है बात ना? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। इसको वो जो मैंने अभी ऊट पटांग किया, थोड़ा सा काट करके ऊपर ले गए हम, उसका कारण समझना अभी देखो क्लियर कर देता हूँ। सामान्य वर्तमान में समझना वही चीज कहा गया था जो पहले मैंने आपको रोका था, टोका था। ता है एक विशेष परिस्थिति है, ता है अगर आ गया तो फिर सामान्य वर्तमान कहलाएगा, कोई डाउट नहीं है। ता है, ती है, ते हैं। ये क्लियर है बात ना? यहां से आप सीख जाओगे। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। ता है, ती है, ते हैं, तो फिर सामान्य वर्तमान अगर किसी वाक्य के अंत में ऐसी व्यवस्था है तो, जैसे वह स्कूल जाता है, कौन सा वर्तमान है ये? वह स्कूल जाता है, सामान्य वर्तमान है, लेकिन वह स्कूल गया है आसन्न भूत है। ये बात ध्यान देना। वह स्कूल जाता है, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब आप समझ चुके हैं, आगे और एग्जाम्पल देने की बहुत बड़ी आवश्यकता ही नहीं है, जान चुके हैं ना ये चीज़। तो इस सामान्य वर्तमान की बात हो गई। अब बात करता हूं अपूर्ण वर्तमान की। यहां देखिए विशेष व्यवस्था यहां भी इसके साथ है, रहा है। अगर रहा है भैया तो हम इसे क्या कर सकते हैं? रही है मान सकते हैं, रहे हैं मान सकते हैं, मान सकते हैं ना? तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये बात हो जाएगी। अब देखिए, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, आप पढ़ रहे हैं। वह खेल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। वह खेल रहा है और आप पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो सामान्य की बात समझ में आ गई होगी, अपूर्ण की बात समझ में आ गई। याद कितना करना बताना, समझना कितना है? बस इतनी तो चीज बातें दिमाग में ही रखनी है, बस प्रकार दिमाग में रखना है, ये इतनी इतनी बातें अपने जहन में रख लेनी है, बस। ये क्लियर है मसला, और कुछ करने की आवश्यकता आपको यहाँ पड़ेगी नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ संदिग्ध की। संदिग्ध और संभाव्य, अभी आपने देखा था कि मैंने एक बार ये संदिग्ध यहाँ लिख दिया, अपूर्ण को यहाँ किया। उसका कारण क्या था? ऐसा अपने जहन में बना लो, वो गलती ही हमें सिखा जाएगी, सच में।
वो गलत नहीं मैंने कुछ किया था, लेकिन वो गलती सिखा जाएगी, ऐसा किया जाएगा। देखना, सामान्य इसका सहारा बनेगा और अपूर्ण इसका सहारा बनेगा। लीजिए, इसीलिए मैंने इसको हटाने का प्रयास किया। और अब वो जो हटाने का प्रयास किया था वो आपको क्या देगा, देखिए, ता है लिखा है ना, इसी ता है, आप लिखती है, एक बार लिख दे रहा हूं, आप ध्यान देना, और आप लिखते, इन्हीं के पीछे ये है हटा दें। क्या हटा दें? है। ता ती ते के पीछे होगा लगा दीजिए, हो गया भैया संदिग्ध। वह पढ़ता होगा, वह लिखता होगा, वह खाता होगा, वे जाते होंगे, वे गाते होंगे, वे नाचते होंगे, है ना, इस तरीके से। ठीक, क्लियर है ना? वह पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, वे गाते होंगे, वे गाते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, आप नहाते होंगे, है ना, ऐसा सारी बातें। अब आप ध्यान क्या देना है, ता के ठीक पीछे होगा लगा हो। लो, मजेदार बात है, क्लियर हो गई है। तो फिर संभाव्य देखना, इनसे ताल्लुकात क्यों बनाया इनका, इनसे ताल्लुकात इसलिए बना दिया क्योंकि अब कहेंगे ये कि रहा के ठीक बाद क्या लगा होगा। ये लीजिए, जा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, लिख रहा होगा, खा रहा होगा। ये तो और भी आसान हो गया फिर। वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, आप खा रहे होंगे, आप खा रहे होंगे। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? देखिए कितना आसान है ये चीज। आज्ञार्थ का मतलब आज्ञा हमेशा। अच्छा ये बताओ, किसी को भूतकाल में आज्ञा दे पाओगे आप? अरे कोई आदमी मर गया, उससे पानी मंगवा पाओगे क्या? सोचो, नहीं ना। जैसे मैं आपसे कह दूं कि कल मेरे लिए, आज मान लो मंगलवार हो और मैं आपसे कह दूं कि पिछले सोमवार को हमारे लिए पानी लाओ, तो आप क्या सोचोगे, पागल है आदमी क्या? पिछले सोमवार को हमारे लिए पानी लाओ, ये कैसे संभव है? हाँ, ये होता कि आगे सोमवार को हमारे लिए पानी लाना। अब पिछले सोमवार को हमारे लिए पानी लाओ, यानी हम कैसे लाएंगे भाई? कैसे मंगलवार को सोमवार बना दे, वो भी पिछला? संभव नहीं है ना। आदेश हमेशा होगा कहाँ पर? या तो वर्तमान में या तो भविष्य में ही होगा ना। तो ध्यान देना, आज्ञार्थ कोई भविष्य नहीं होता है, आज्ञार्थ वर्तमान होता है। और ध्यान दें, भविष्य में होगा जैसे आप सोमवार को घर जाओगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जाना पड़ेगा मंगलवार को घर, यार वो अलग बात है। आप किसी को भविष्य में पूरी तरीके से ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। जैसे मेरा कहना यह है कि अगर मैं कह दूं कि दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो आदेश है। अगर मैंने कह दिया उठकर बैठो, आप इस वाक्य को पढ़ो और बताओ ये क्या बीता हुआ है या आने वाली बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं लग रहा कि अभी भी बात हो रही है। उठकर बैठो, दरवाजा बंद करो, यहां से चले जाओ, कल आना, पानी लाओ, बैठ जाओ, नाचो, गाओ, पढ़ो, ऐसा कह रहा हूं किसी से तो तत्काल करने की बात हो रही ना। इसका मतलब वर्तमान में चल रहे हैं और इसीलिए इसे आज्ञार्थ वर्तमान माना जाएगा। तो ध्यान देना, जहां आज्ञा की बात आएगी उसे आज्ञार्थ वर्तमान में मानना। आज्ञा, ठीक, ये चीज आज्ञार्थ वर्तमान में मानना। आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, सलाह अगर होगी तो भविष्य में जाएगा। आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको गाना चाहिए, आपको खाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बता तो वर्तमान में रहा हूं, आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको खाना चाहिए, लेकिन आपको संकेत दे रहा हूं भविष्य का। ऐसा करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। तो होता क्या है, अगर मैं कह दूं आपको जाना होगा, आपको जाना होगा, दोनों साथ साथ लिख रहा हूं। जैसे ऐसा, क्योंकि भविष्य काल का कोई व्यवस्था नहीं है आज्ञार्थ में, लेकिन उसका एक कारण मैं बना दे रहा हूं, आपको जाना होगा। इसका मतलब हो गया कि ये आज्ञा दे रहे हैं और कब का दे रहे हैं? भविष्य का। तो ध्यान देना, इसको होगा लगा है तो हम इसको कभी भी यहां नहीं ला सकते हैं, क्योंकि होगा एक ही कंडीशन पे यहां आएगा जब ता होगा लिखा हो। तो बहुत ही माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं, इतनी बात समझ लो। जब कोई आज्ञा वर्तमान में होगा उसे आज्ञार्थ कहेंगे, आज्ञार्थ वर्तमान कहेंगे, और जब कोई आज्ञा भविष्य के लिए होगा तो उसे हम लोग आज्ञार्थ भविष्य कहेंगे। कोई डाउट नहीं है ना? हम लोग उसे आज्ञार्थ भविष्य कह लेंगे।
आपको लिखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको गाना चाहिए, आपको खेलना चाहिए। सलाह हमेशा भविष्य में दी जाएगी, लेकिन क्रियाकलाप उसका सलाह हमेशा वर्तमान में दिया जाएगा, परंतु उसका क्रियाकलाप हमेशा भविष्य में प्रदर्शित होगा, है ना। तो जरूरी पहलू को देखिएगा, एग्जामिनर की दृष्टिकोण से उसको टिक करिएगा। पहली प्राथमिकता वर्तमान को दीजिएगा, वर्तमान नहीं मिलेगा तो भविष्य को टिक कर लीजिएगा। सारी बात समझ में। जैसे मैंने कह दिया आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, आपको उठना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, ये मैं तत्काल कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, अभी सलाह दे रहा हूँ, इसका मतलब वर्तमान में बना हूँ, लेकिन इसका क्रियाकलाप नजर आएगा कब? भविष्य में। ऐसा करने का फायदा आपको मिलेगा भविष्य में। तो जब विकल्प में वर्तमान अनुपस्थित होगा तो भविष्य लगाइएगा। मैं मान के चलूँ आपकी बात समझ में आ गई है, और आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट। तो ये मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम भूतकाल को समझ चुके, वर्तमान काल के उदाहरणों को समझ चुके, अब एक लास्ट है आपका भविष्य। अगर भविष्य का उदाहरण भी समझ लेंगे तो अपने आप हमारा एक रूपरेखा तैयार नहीं हो जाता कि अच्छा नहीं इसको, ये तो भूत में चला जाएगा, अच्छा छोड़ो चलो ये तो वर्तमान में चला आएगा। जब तक हम पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, जब तक हमें संपूर्ण बात नहीं पता होती, तो फिर तो हम समस्या में पड़ ही जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब तो ऐसी समस्या नहीं आएगी ना फिर आपको। अब है आपका भविष्य काल। भविष्य काल, और भविष्य काल का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम आने वाली बात करेंगे। अब जो अभी हुआ नहीं है, जो होने की संभावना है, जो अभी होगा भविष्य में, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब ये चीज ध्यान दें, भविष्य में भी एक सामान्य होता है, सब में एक सामान्य है भाई, सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य काल को कैसे पहचानोगे? सामान्य भविष्य में ध्यान देना, एगा आएगा, एगा एगी, ये चीज एगा एगी एंगे, ऐसे करके आएगा, एगा एगी एंगे। जैसे वह जाएगा, वह जाएगी, वह खाएगा, वह खाएगी, एगी एगी, है ना। इस तरीके से वे जाएंगे, वे पढ़ेंगे, वे लिखेंगे। एंगे आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना। इस तरीके से जैसे उदाहरण लेंगे आप, वह जाएंगे, देखिए, वे पढ़ेंगे, हो गया कि नहीं हो गया? वह पढ़ेगा, एगा। जब किसी वाक्य को बोलोगे एगा आ जाएगा, एगी आ जाएगा, एंगे आ जाएंगे, तो आप उसे सामान्य भविष्य में कह दीजिएगा, वे पढ़ेंगे, वह पढ़ेगा। देखो, अब तो आप वहां जाओगे ही नहीं, जहां कहां, जहां हमने बताया था। जैसे अभी आपको हमने भूतकाल पढ़ाया और अभी हमने आपको वर्तमान पढ़ाया। आप एक जगह देखे होंगे जहां होगा लगा, ता होगा ता होगा, रहा होगा रहा होगा, यही था ना। और जब एक बार आप संदिग्ध भूत में गए तो वहां क्या था? पढ़ा होगा, लिखा होगा, लिखी होगी, गया होगा, गई होगी। लेकिन वहां कभी नहीं मैंने कहा गए होंगे, पढ़े होंगे, है ना। एंगे नहीं आना चाहिए। पढ़ेंगे, लिखेंगे, जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, भागेंगे, एंगे एंगे एंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप उसे सामान्य भविष्य कहेंगे, इसमें कोई दो राय अब नहीं है। सारी बात समझ में ना। तो वह जाएंगे, वे पढ़ेंगे, वह पढ़ेगा, एगा, वे खेलेंगे, वे खेलेंगे, आप दौड़ेंगे, आप सोचेंगे, आप लिखेंगे। तमाम उदाहरण मैंने बोल दिया, अब आप समझदार हैं। सामान्य भविष्य की बात हो गई। सामान्य के बाद एक है संभाव्य भविष्य। संभाव्य मजेदार बात है, तो बिल्कुल आसान मैं इसको कर दूंगा। अगर किसी वाक्य के आसपास लग जाए शायद ना, बताओ, जैसे शायद लग गया, मजबूर बना देगा आपको। शायद वह पढ़ता है, शायद वह पढ़ता है, शायद वह पढ़ेगा, शायद वह लिखेगा, शायद वह जाए, शायद वह करे। शायद का मतलब क्या होता है? भविष्य होता है। आप सोचो, हाँ, इस तरह कह दो कि काश ऐसा हुआ होता, काश ऐसा हुआ होता, वो तो भूत की बात है। शायद वे पढ़े होते, शायद वे लिखे होते, शायद वे अच्छा कर्म किए होते, ये तो भूत की बात है। वो तो फिर संदिग्ध भूत भी बैठा है ना आपके साथ, वहां चले जाओगे। लेकिन अगर शायद लगा है और भविष्य की बात हो रही है तो फिर यहां लाइएगा। दोनों उत्तर समझ में आ रहा ना। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि भूत वाली चीजें यहां चली आएंगी शायद लगा देने से। ज्यादातर वाक्य शायद लगाने पर कहां जाते हैं? भविष्य में। हाँ, कुछ वाक्य ऐसे हैं जो भूत में रहते हैं, और जो भूत में रहेंगे, जो भूत में रहेंगे भूत में जाएंगे, है ना। क्योंकि एक वहां पर संदिग्ध भूत भी है
है ना, संदिग्ध भूत है, था कि नहीं था, संदिग्ध भूत आपको मिला ही मिला था, वहां आप जा सकते हैं। जैसे शायद वह पढ़ा होता, शायद वह पढ़ा होता, वाक्य थोड़ा सा अधूरा है, इसको कहना चाहिए था काश वह पढ़ा होता। शायद की परिकल्पना ज्यादातर भविष्य काल में होनी चाहिए, ऊट पटांग सेंटेंस बनाने से मूर्खता ही नजर आएगी ना। शायद वह पढ़ा होता, काश वह पढ़ा होता, ऐसा होता तो फिर वो संदिग्ध भूत में जाएगा, शायद भविष्य में चला जाएगा। क्लियर है ना। इस तरीके देखिए, शायद वह जयपुर जाए, देखो शायद वह जयपुर जाए, देखो कुछ नहीं लगा है इसमें, गावा नहीं लगा है, लेकिन फिर भी क्या है, संभाव्य भविष्य है। शायद आप अच्छा काम करें, शायद आप अच्छा काम करें, शायद आप अच्छा काम करें, ये चीज। अगली बात, शायद ऐसा हो जाएगा, अब की बार देखो गा भी लगा दिया हमने, ऐसा हो जाएगा, यानी गा लगा होगा, शायद लगा हो ना लगा हो, तब भी हम उसे कहाँ लाएंगे, संभाव्य भविष्य में। बस इतना ध्यान देना कि किसी ऊट पटांग प्रश्नों से बच जाना। शायद वह पढ़ा होता, शायद तुम सोए ना होते, शायद तुम सोए ना होते, देखो पुरानी बात कर रहा हूं, शायद तुम सोए ना होते, तो ऐसी बात करने पर वो संदिग्ध भूत में चला आएगा। इसलिए देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, शायद तुम सोए ना होते, सोए ना होते। तो इसका सही सही बनाना चाहिए था, काश तुम सोए ना होते। शायद वो एक अटपटा सा है, शायद हमेशा भविष्य के लिए प्रयोग करना चाहिए, और वाक्य शोधन की दृष्टि में ऐसे शब्द गलत ही मान लिए जाएंगे। शायद तुम सोए ना होते, शायद काश तुम सोए ना होते, काश आप अच्छा काम करें, है ना, काश का उपयोग करिए। शायद तुम सोए ना होते, ये वाक्य को अशुद्ध बनाने के लिए प्रयास है, पर्याप्त है, कर सकता है। तो ऐसे ध्यान दीजिए, अगर शायद लगा वाक्य भूत में जाएगा तो संदिग्ध में आएंगे, शायद लगा हुआ वाक्य भविष्य में आएगा तो यहाँ आएंगे। वाक्य शोधन की जिम्मेदारी अभी हम लोगों ने उठा नहीं रखा है, इसलिए अभी इस पर पहलू पर बात होगी नहीं, क्योंकि जरूरी ये है कि जब काल पूछ रहा है तो वहाँ वाक्य शोधन का कोई मसला नहीं है। वाक्य गलत भी होगा तब भी आपको काल बताना ही बताना है ना। तो हम लोग गलत वाक्य हो सही वाक्य उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें काल बताना ही बताना है, इस बात को भली बात जान लीजिए। तो सामान्य की बात कर लिया हमने, संभाव्य की बात कर लिया हमने। अब देखिए एक बात कर लेते हैं संदिग्ध की, सॉरी हेतु 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 मद भविष्य की। जैसे हेतु हेतु मद भूत वहां था, यहाँ हेतु हेतु मद भविष्य है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो सफल होंगे, तो सफल जरूर होंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो सफल जरूर होंगे, क्या बता दिया हमने, अगर आप पढ़ेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। इसका मतलब क्या है, एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है, लेकिन ये भविष्य की बात हो रही है, अतः ये भविष्य काल में आएगा, वो भी हेतु हेतु भविष्य में रखेंगे। अगर ये भूत में होता कि अगर आप पढ़ते तो सफल होते, इसका मतलब भूत की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ हेतु हेतु मद भूत में चले जाएंगे। क्लियर है बात ना। इसलिए मैंने दोनों का आपको अंतर भी बता दिया, जहाँ आपको थोड़ी बहुत समस्या होने की संभावना थी, उस क्रियाकलाप से हम लोग निजात पा चुके हैं, उस कठिनाई से अब छुटकारा मिल चुका है। एक है आज्ञार्थ भविष्य। आज्ञार्थ भविष्य का मतलब हुआ, अभी मैंने आपसे पीछे बात की कि जब भविष्य में आज्ञा दिया जाए, ठीक, जैसे मैं कह दूं कल आपको अकबरपुर जाना होगा। अगली बात देखिए, कल आपको लखनऊ जाना होगा, 25 तारीख को आपको दिल्ली जाना है। जब मैं ऐसा आदेश दूंगा, इस तरीके की क्रियाकलाप आपके साथ दोहराऊंगा, तो आप उसे आज्ञार्थ भविष्य में लेकर चले जाइएगा। यहां तक कोई डाउट अब आपको नहीं है ना। कोई समस्या किसी प्रकार की हो तो आप इसको रिकैप करके देखें, आपका हल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि संदिग्ध भूत और आपके सामने संभाव्य भविष्य है, दोनों में थोड़ी बहुत हिंचातानी हुई। हेतु हेतु मद भविष्य में और हेतु हेतु मद भूत में भी हिंचातानी हुई। हम लोगों ने उसको उसका निराकरण कर ही दिया कि चलो ठीक है, भूत की बात करोगे तो भूत में रख दूंगा और भविष्य की बात करोगे तो भविष्य में रख दूंगा। वो तो मैं सेंटेंस को पढ़ करके ही बता दूंगा, है ना। क्लियर है बात। बाकी तो जितने भी सेंटेंस, जितने भी चीजें थी, जहां जहां मैंने लिखा हुआ है, जहां एगा एगी लिखा, ये सब जो ट्रिक हमने आपके सामने जो भी फार्मूले अपना रखे हैं, ये तो आपको यथावत स्थान पे पहुंचा ही रहे हैं। और आज्ञार्थ हेतु भविष्य और संभाव्य भविष्य, यानी सारे
भविष्य की भी तुलना आराम से आप कर पाओगे। अब उन पीछे वाले सेंटेंस को आप आसानी से देख पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट बेहतर से समझ में आया होगा, आप पूरी बातों को समझ पाए होंगे और ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, ये मान के चल रहा हूँ। अगर ऐसा कर पाया हूँ, अगर आपको ये तरीका अच्छे ढंग से मैं दे पाया हूँ, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करवाएंगे। और ये गुजारिश भी हमारी हमेशा आपसे रहती है कि लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ये वर्क आप करें अपने चैनल के लिए। और इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं। पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।